आइलैंड ब्रोशर में स्वर्ग जैसा लग रहा था, लेकिन वहां पहुंचने के बाद वो उसकी एक खराब नकल जैसा महसूस हुआ। बीच खाली था, पानी धुंधला था और केबिन्स एक दूसरे से बहुत दूर थे। ऐना को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने कहा कि उसे शांति और प्राइवेसी चाहिए थी। मुझे लगा कि उसका मतलब साथ समय बिताने से था। डॉक पर हमें एक जवान लड़का मिला और उसके चेहरे पर वो अजीब सी मुस्कान थी। उसका नाम लियो था। उसने हमारा सामान उठाने में मदद की। उसकी आंखें हमारे बीच ऐसे घूम रही थी जैसे वो हमारे चेहरे पर कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। हमारा केबिन छोटा था, जिसके फर्श चरमरा रहे थे और बिस्तर से ब्लीच की गंध आ रही थी। ऐना ने शांति से अपना सामान निकाला। अपने कपड़ों को उस मशीनी सटीकता के साथ तह कर रही थी। हमने बात करने की कोशिश की, वो बिना सुने ही सिर हिला देती। डिनर पर वो अलग थी। वो हंसी, मेरा हाथ छुआ और कहा कि वो खुश है। मैंने उसकी बात पर विश्वास कर लिया। हम केबिन वापस गए और उसने वो वाइन डाली जो होटल की तरफ से मुफ्त थी। वो कड़वी थी, लेकिन उसने मुझे और पीने के लिए जोर दिया। जब तक मुझे एहसास हुआ कि मेरी पलकें कितनी भारी महसूस हो रही हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरी नींद मेरे कान के पास एक मक्खी के भिनभिनाने की आवाज से खुली। मेरा सिर फटा जा रहा था। मेरे हाथ मेरे पीछे थे और मेरे टखने कुर्सी के पैरों से बंधे थे। मैं बस रस्सी को घूरता रहा, ये समझने की कोशिश कर रहा था कि ये किस तरह का मजाक है। फिर मैंने उसे देखा। अपने फ़ोन को ऐसे स्क्रॉल कर रही थी जैसे वो किसी डिलीवरी का इंतज़ार कर रही हो। जब उसने आखिरकार मेरी ओर देखा तो वो झिझकी नहीं। उसने बस कहा, तुम्हें मुझ पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए था। बाथरूम से एक आदमी बाहर निकला, लंबा, सांवला, आत्मविश्वासी। वो मेरी ओर वैसे ही मुस्कुराया जैसे लोग पहले से ही टूटी हुई किसी चीज को देखकर मुस्कुराते हैं। उसने मेरे सामने उसे किस किया, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका। मेरा गला सूखा था, मेरा शरीर लड़ने के लिए बहुत कमजोर था। उसने उससे पूछा कि उन्हें कब शुरू करना चाहिए। उसने कहा जल्द ही। फिर उसने मेरी ओर दोबारा देखा और कहा कि यह हमेशा से ही एक प्लान था। वे इस ट्रिप का इंतजार कर रहे थे। मैं बस बड़ी रकम पाने का एक जरिया था और मेरी मौत एक बेवकूफ़ी भरे हादसे जैसी लगती। ऐना ने ऐसे बात करना शुरू किया जैसे हम फिर से डिनर पर हों। उसने कहा कि सब खत्म होने से पहले वह सब कुछ साफ कर देना चाहती है। उसने मुझे डैनियल के बारे में बताया, जो आदमी उसके पीछे खड़ा था, और ये भी कि वो मेरे आने से बहुत पहले ही मिल चुके थे। उसने कहा कि उसने अपनी सुविधा के लिए शादी की थी और उसने पहले से ही योजना बना ली थी कि सब कुछ कैसे होगा। इंश्योरेंस के पैसे, नकली गवाह और उस पति की दुखद कहानी जो बहुत ज़्यादा शराब पीने के बाद डॉक से गिर गया था। फिर उसने टेबल से एक चाकू उठाया और उसे मेरे हाथों पर फेरने लगी, इतना हल्का कि कटे नहीं। उसने पूछा कि क्या मुझे कभी हैरानी होती है कि उसने मुझे ही क्यों चुना। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उसने तब तक जोर से दबाया जब तक कि मेरी कलाई से खून की एक बूंद नीचे नहीं गिर गई। डैनियल ने उससे जल्दी करने को कहा। उसने उसे नज़रअंदाज किया। उसने कहा कि ये उसका सबसे पसंदीदा हिस्सा है, जब लोगों को एहसास होता है कि उनसे कभी प्यार किया ही नहीं गया। जब ये सब हो रहा था, लियो सोने जाने से पहले अपना आखिरी चक्कर काट रहा था। वो हमारे केबिन के पास से गुजरा और उसने पतले पर्दों के जरिए ऐना को देखा। वो किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रही थी जो मैं नहीं था। वो उस आदमी का चेहरा साफ नहीं देख पा रहा था, लेकिन वो उसे रोकने के लिए काफी था। वो कुछ सेकंड्स के लिए चम गया। वो स्थिर रहा, फिर पीछे मुड़ा और तेजी से दूर जाने लगा। इससे पहले कि वो मेन बिल्डिंग के रास्ते तक पहुंचता, उसके पीछे एक दरवाजा जोर से बंद हुआ। डैनियल वहां था। लियो ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो बाहर की ओर भागा। डैनियल लियो के पीछे जा चुका था। वो रेत के रास्ते पर तेजी से भागा, पेड़ों के बीच से होते हुए मुख्य डॉक की ओर। हवा में डैनियल की आवाज आ रही थी, गुस्से से भरी, हताश और करीब आती हुई। लियो एक बार लड़खड़ाया, लेकिन वो रुका नहीं। तनाव असहनीय था। हर आवाज तेज होकर सुनाई दे रही थी। रेत की चरचराहट, पत्तों की सरसराहट और उसके पीछे कदमों की आवाज। जब उसने आखिरकार डॉक के पास सर्विस शैक की मध्यम रोशनी देखी,
तो वो मदद के लिए चिल्लाने लगा। वहाँ 2 मेंटेनेंस वर्कर्स थे जो आधे सो रहे थे। उनमें से एक ने टॉर्च उठा ली। जब तक डैनियल उस खुली जगह पर पहुंचा, लियो पहले ही कर्मचारियों के पीछे छुप चुका था। उन आदमियों को नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन उन्हें देखकर डैनियल रुक गया। वो वहां खड़ा रहा, जोर जोर से सांस ले रहा था। कर्मचारियों ने पुलिस को बुलाने की धमकी दी और डैनियल पीछे मुड़कर अंधेरे रास्ते में गायब हो गया। लियो ने इंतजार नहीं किया। उसने मदद के लिए शैक के अंदर रखे रेडियो का इस्तेमाल किया। संपर्क कमजोर था, लेकिन बात हो गई। लोकल पुलिस पहले से ही आइलैंड के दूसरे हिस्से में थी, जो जवाब देने के लिए काफी करीब थी। केबिन में वापस एना अब बेचैन हो रही थी। उसने फिर से अपना फोन चेक किया और बड़बड़ाते हुए कहा कि डैनियल बहुत देर कर रहा है और फर्श पर जली हुई फोटो की राख को लात मार रही थी। मैं चुप रहा। मेरी कलाइयां छिल गई थी। बिना उसे पता चले वो अचानक रुकी और खिड़की से बाहर देखा। गाड़ियों की हेडलाइट्स। एक पल के लिए वो उलझन में थे। बूटों और आवाज़ों के शोर ने सन्नाटे को तोड़ दिया। वो चाकू की ओर झपटी, लेकिन इससे पहले कि वो वहां पहुंचती, दरवाज़ा धमाके के साथ खुला। 3 ऑफिसर्स चिल्लाते हुए अंदर आए। वो वहीं जम गई। उनमें से एक ने उसके हाथों को पकड़ लिया, जबकि बाकी लोग कमरे की जांच करने के लिए फैल गए। कुछ ही सेकंड्स बाद डैनियल को घसीटते हुए अंदर लाया गया। वो धूल से सना हुआ था और उस पर चिल्ला रहा था कि कुछ मत कहना। उसने उसका नाम एक चेतावनी की तरह पुकारा। एक ऑफिसर ने मेरी कलाइयों से रस्सियां काट दी। मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मुझे याद है कि उन्होंने मुझे ऊपर उठाया, बाहर ले गए और पूछा कि क्या मुझे चोट लगी है। मैं जवाब नहीं दे सका। बाहर की हवा भारी महसूस हो रही थी, जिसमें गैसोलीन और समुद्री नमक की महक थी। एना पूरे समय मुझे घूरती रही, ना गुस्से में ना डर में, बस उसकी आंखें खाली थी। उन दोनों पर आरोप लगाए गए, हत्या का प्रयास, साजिश और बीमा धोखाधड़ी। ये मामला कुछ दिनों तक सुर्खियों में रहा, क्योंकि यह इतना फिल्मी था कि असली नहीं लगता था। ट्रायल के दौरान एना कुछ नहीं बोलती, लेकिन डैनियल बोला। उसने कहा कि यह सब उसी का विचार था। जब उसने ऐसा कहा तो वो मुस्कुराई, जैसे उसे गर्व हो। लियो ने भी गवाही दी और यही एकमात्र कारण था कि मुझे कहानी का उसका हिस्सा पता चला। ऑफिसर्स ने उसे मेरी जान बचाने का कारण बताया। मैंने अदालत के बाहर एक बार उसे धन्यवाद दिया। उसने बस कहा कि इसका जिक्र मत करो और पत्रकारों के मिलने से पहले ही वहां से चला गया। 2017 में स्पेन के वेलेंसिया में एंटोनियो नावारो सर्डन की हत्या कर दी गई थी। उनकी पत्नी मारिया जीसस मोरोना कैंटो, जिन्हें द मैजिक ब्लैक विडो के नाम से जाना जाता था, और उनके प्रेमी को अपराध की योजना बनाने और उसे अंजाम देने का दोषी ठहराया गया। यह मामला जुनून, विश्वासघात और हेरफेर के मिश्रण के कारण मीडिया में सनसनी बन गया। मारिया ने अपने पति की मौत की साजिश रचते हुए एक प्रेम संबंध बनाए रखा और अपने प्रेमी का इस्तेमाल योजना को अंजाम देने के लिए किया। हालांकि यह हनीमून मर्डर नहीं था, लेकिन यह प्यार, धोखे और घातक जुनून के उसी पैटर्न में फिट बैठता है जिसने बाद में एक फिल्म और डॉक्यूमेंट्री को प्रेरित किया।